नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ग्रीनलैंड, गड्ढा और गाजीपुर, इन तीनों में संबंध बिल्कुल हो सकता है। जैसे आजकल अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी भी देश से हो सकता है और टूट सकता है। शुरुआत में ही हम बता देना चाहते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। उस भारत को सामने लाने जा रहे हैं जिसके लिए अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जहां 100 करोड़ की साइबर ठगी की खबरें अखबार के भीतर के पन्ने पर छापी जाती हैं और डमरू बजाते प्रधानमंत्री की तस्वीर पहले पन्ने पर छप जाती है। अमेरिका ईरान पर टैरिफ लगाता है और भारत के बासमती चावल और चाय का निर्यात करने वालों की गाड़ियां रुक जाती हैं। शेयर बाजार से लाखों लोग छोड़कर जा चुके हैं और जो हैं उनकी कमाई बैठती जा रही है। एनडी मुखर्जी ने एक सवाल पूछा है, अगर जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है तो टैक्स क्यों नहीं बढ़ रहे? जीडीपी बढ़ेगी और टैक्स भी नहीं बढ़ेगा, ये किस भारत में हो सकेगा? किसी ने मुझे यह वीडियो भेजा, लिखा कि सोचा आपको दिखा दूं महाराष्ट्र में सरकारी बसों का कितना खस्ता हाल है। ड्राइवर सीट, केबिन, गियर शिफ्टर और बस की बॉडी पूरी तरह हिल रही है, जैसे टिन के डब्बे में कंकड़ आवाज करते हों। कंडक्टर ने कहा 12 घंटे की शिफ्ट में दिमाग की हालत खराब हो जाती है। यह बस नवापुर से चोपड़ा जा रही है, पॉइंट ए से बी तक पहुंचा देती है। ना सेफ्टी, न शांति, न सुकून, सिर्फ खटारा और खतरा। लिखने वाले ने जैसा लिखा वैसा ही हमने आपके लिए उतार दिया। लंबी चौड़ी एक्सप्रेसवे की तस्वीरों के बीच सरकारी बस में सफर करते हुए लोग अब टीवी में कहां दिखते होंगे और ना इन तक हमारा वीडियो पहुंच पाता होगा। अच्छी बात है कि भारत के पास एक प्रधानमंत्री हैं जो डमरू बजाना जानते हैं। हर संकट के समय किसी मंदिर में नजर आने लग जाते हैं। भारत को हमेशा से पता था कि उसका भला किसी प्रधानमंत्री से कभी नहीं होगा। जब भी होगा किसी भगवान से होगा। लोगों को भले यह बात ठीक से ना मालूम हो, प्रधानमंत्री मोदी को एकदम ठीक से मालूम है। डमरू तभी तो बजा रहे हैं। हरिद्वार के प्रिंस और नवीन को मालूम नहीं था कि हबीबी और हबीबुल्ला बनकर घूमने से हंगामा हो जाता है। यह भय मुक्त भारत नहीं, भयभीत भारत है। मुसलमानों से नफरत करते करते अब वह इतना भयभीत हो चुका है। हरिद्वार के घाट पर शेख के लिबास में प्रिंस और नवीन ने घूमकर वीडियो बनाना चाहा, मगर किसी को डर लग गया। उसने पुलिस को पुकारा और पुकारते ही पुलिस भी आ गई। बनाकर फकीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। इस देश में कितने ही महान राजा हुए जो फकीर बनकर रात में निकला करते थे। फकीर बनकर हिमालय की तरफ निकल जाने का सपना तो इनका भी था, जो बाद में रील से रोजगार देने का क्रेडिट लेने लगे और डमरू बजाकर कंटेंट क्रिएटर बन गए। प्रिंस और नवीन तो हरिद्वार के ही रहने वाले हैं, लेकिन हबीबी और हबीबुल्ला के भेष में देखकर कुछ पंडित आशंकित हो गए। मालवीय घाट और हर की पौड़ी पर शेख कहां से आ गए? पूछने पर लड़कों ने भी कह दिया, जी दुबई से आए हैं। भारत में कहीं भी घूमने की आजादी का कूपन लेकर लड़के घूम रहे थे। पुलिस ने धर लिया, वैसे अब छोड़ दिया है। मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम छात्रों की संख्या ज्यादा हो गई तो कोर्स ही बंद करवा दिया गया। गंगा सभा मांग कर रही है हरिद्वार में कि घाट पर गैर हिंदू ना आए, और यहां 2 हिंदू युवा हबीबी और हबीबुल्ला बनकर आ गए। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं जैन जी क्रिएटिविटी से लबालब है, और यहां हबीबी और हबीबुल्ला बनने पर लड़कों को पुलिस धर लेती है। भारत का जैन जी कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। मैं आप सभी युवा साथियों को, मेरा युवा भारत संगठन से जुड़े सभी नौजवानों को इस आयोजन के लिए और इसकी सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। अपना अपना देख लेना जेनजी लोगों, इनकी बातों पर कितना भरोसा करना है ठीक से खुद समझ लेना। आज के भारत में हवा और पानी से किसी को बीमार पड़ने की जरूरत नहीं।
हंसने के और रोने के इतने आइटम हैं कि हंसते हंसते या रोते रोते सारी बीमारियां दुबई भाग जाएंगी। अगर भारत चाहे तो ग्रीनलैंड का भूत आज का आज उतार सकता है। टफ फैसला तो है, मगर फैसला किया जा सकता है। अगर हम गाजीपुर के इस पहाड़ को व्हाइट वॉश कराकर ट्रंप को गिफ्ट कर दें कि लीजिए ये ग्रीनलैंड है, तो ये पहाड़ बिना वीजा के वॉशिंगटन भी चला जाएगा और दिल्ली वालों को भी कचरे के इस लैंडफिल से मुक्ति मिल जाएगी। हमारी सरकार में ऐसे धुरंधर लोग हैं जो लैंडफिल को ग्रीनलैंड बनाकर ट्रंप को बेच सकते हैं। और अगर आप बिहार से हैं तो ग्रीनलैंड की चिंता छोड़िए, गड्ढा खोजिए। गड्ढे की सही जानकारी पर बिहार सरकार अब 5,000 देने जा रही है। इस योजना से साबित हो गया कि सरकार को खुद से गड्ढे नहीं दिखते थे, इसलिए गड्ढे पड़े रह जाते थे। बिहार सरकार ने रोड हेल्थ पॉलिसी बनाई है। बिहार की सरकार चाहती है कि गड्ढा आपको दिखता है, इसलिए दिखते ही आप ही फोटो ले लें और फोटो अपलोड कर दें। सही सूचना निकलेगी, गड्ढे की मरम्मत भी होगी और आपको मिलेंगे 5,000। अच्छे दिन नहीं आए तो क्या हुआ, गड्ढे खोजने के दिन आ गए हैं। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे तुम खोद रहे हो, उन 60 साल के पापों का परिणाम है। याद है मनरेगा को लेकर कैसा मजाक उड़ाया। अब हालत यह हो गई, गड्ढे खोजने के लिए मां भारती के सपूतों को और पुत्रियों को 5,000 दे रहे हैं। मीनवाइल इस बीच बिहार के सारे लोग गड्ढा खोजने में लग गए तो सड़कों का क्या होगा? जिसे गड्ढा नहीं मिला वो 5,000 के लिए खोदने लग गया तो सड़कें बचेंगी नहीं। स्कीम सबको समझ में आए, इसलिए सूचना इंग्लिश में भी जारी हुई है। गड्ढा किसी को भी दिख सकता है ताकि लंदन से लौटा इंग्लिश स्पीकिंग बिहारी भी गड्ढा खोज सके, 5,000 इंडियन करेंसी प्राप्त कर सके। Those who are not idiots are those who are idiots। पॉलिसी बनाने वाले ने क्या अकल पाई है? गड्ढों की साइज को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया, छोटा हो या बड़ा गड्ढा हो, अगर खबर सही निकली तो मिलेंगे 5,000। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, बिहार में लोग सपोज करते हैं, सपोज दैट एक गड्ढा है, 5,000 पाने के लिए पूरा गांव पहुंच गया है। फोन लेकर खींच रहा है फोटो, धक्का मुक्की चालू, गंजी खींच रहा है, धोती खोल रहा है, फैटा फैटी शुरू। 5,000 के लिए कोई गड्ढे को अकेला कैसे छोड़ दे? बेरोजगार युवा सुबह सुबह गड्ढा खोजने के नाम पर खोदने निकल जाएंगे, खोदने के बाद फोटो खींचने लग जाएंगे तो क्या होगा? सरकार के अफसर को भी मौका मिल जाएगा। मान लीजिए एक गांव से 300 लोगों ने फोटो भेजा, अफसर बोला तुम्हें चाहिए 5,000 तो हमको भी दो 2-3 हजार। तो इस तरह से देश चल रहा है। विदेशी निवेशक जान गए, पिछले साल 1 लाख करोड़ भारत से निकाल ले गए। उन्होंने अपना पैसा गड्ढे में डूबने से बचा लिया और बिहार के युवाओं को गड्ढा खोजने में लगा दिया गया। ले पैसा चल खोज गड्ढा। ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे लगे हैं और हमारा बिहार गड्ढे के पीछे। बिहार के लिए गड्ढा ही ग्रीनलैंड है। चेक कर लीजिए कि बिहार को रोड हेल्थ पॉलिसी ट्रंप तो नहीं बना रहे हैं। जो लोग बीकानेर की इन सड़कों पर उछल उछल कर सफर कर रहे हैं उन्हें 5,000 नहीं मिलेंगे, उन्हें तो सब्र करना होगा, ऑटो के साथ साथ जंप करते रहना होगा। इस वीडियो को देखते देखते विवेक कॉल के लेख का ख्याल आया, सड़कों का सफर अच्छा नहीं तो शेयर मार्केट का रिटर्न कैसे अच्छा हो सकता है? एक जमाना था, दोज वर द डेज, जब 15% तक साल में रिटर्न मिल जाता था। लेकिन 15 महीने से सेंसेक्स अपने ऑल टाइम हाई को छू नहीं पा रहा है। जब से वहां पहुंचकर नीचे आया है तब से वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है। लेकिन यही सच नहीं, 15% रिटर्न से खुश मत हो जाइए।
विवेक कौल ने हिसाब लगाया है कि 3 अप्रैल 1979 से 22 अप्रैल 1992 के बीच जो मिलना था मिल चुका। इस दौरान लोगों को हर साल 31.6% रिटर्न मिला है। उसके बाद तो घटता ही चला गया है। अप्रैल 1992 से लेकर अब तक जो रिटर्न मिला है उसका हिसाब 9% ही है। डूबा किसका कितना है यह इसमें शामिल नहीं। इसलिए जो भी कहता है सेंसेक्स का रिटर्न 15 से 16% है सालाना, वो पूरा सच नहीं बोल रहा। तो बचा क्या? बैंक से मिल नहीं रहा, मार्केट से निकल नहीं रहा, तो मिल किसे रहा है? किससे रहा है? सरकार से। फ्री अनाज और वोट के बदले 10,000 एडिशनल भी तो है, गड्ढे खोजने पर 5,000। अभी हाले हिंदुस्तान खत्म नहीं हुआ है। ऐसे ऐसे कमाल दिन भर होते हैं कि हम समझ नहीं पाते कि आप तक किस हाल में देश का हाल पहुंचाया जाए। चूहे भी जानते हैं देनो कि देश में काम करने वालों की समस्या है, इसलिए चूहे छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 6.25 करोड़ का धान खा गए। चूहों की संख्या, धान खाने वाले चूहों की संख्या अखबार में नहीं छपी, मगर बताया है अखबार ने कि चूहों ने 18,443 क्विंटल धान खा लिए। चूहों के साथ साथ इस धान पार्टी में दीमक और चिड़ियों को भी निमंत्रण मिला था, ऐसा आरोप संचालकों ने लगाया है। ऐसे ही नहीं कहता भारत एक ठग प्रधान देश है। अगर इनका आरोप सही माना जाए तो इस हिसाब से चूहे, चिड़िया एंड दीमक हर घंटे 256 किलो धान खाते जा रहे थे। जिस देश के चूहे इतने टैलेंटेड हों, उस देश के लोग तो होंगे ही। यह पुलिस वाला बहुत टैलेंटेड निकला है तो थानेदार, इसने 106 केस में अपने ड्राइवर और रसोइये को ही गवाह बना दिया। इसलिए बीजेपी भी क्या करे, कितना लोड ले इस देश का, कितना लड़े आप सभी के लिए चीन से। चीन की पार्टी को ही पार्टी के दफ्तर में बुला लिया। बीजेपी लोनली फील कर रही होगी, ऑपरेशन सिंदूर चला ही जा रहा है, मगर बात करने के लिए कोई आ नहीं रहा। तो किससे बात की जाए? चीन की पार्टी से बात होने लगी। इधर चीन से बातचीत की पार्टी जारी है। बीजेपी के दफ्तर में जब चूहे 5 करोड़ की धान खा सकते हैं तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बीजेपी के दफ्तर में क्यों नहीं जा सकती है? बीजेपी जो करती है वही तो राष्ट्रवाद है, बाकी सब तो बकवास है। आप इंडिया का चैलेंज समझ नहीं पा रहे हैं। 9 महीने में दिल्ली जल बोर्ड को प्रदूषित पानी की 45,000 शिकायतें मिली हैं, यानी हर दिन सैकड़ों शिकायतें मिलती होंगी। ना तो इतना पानी साफ होगा, ना पानी साफ करने के लिए इतने कर्मचारी होंगे। लोग शिकायतें क्यों कर रहे हैं? क्या उन्हें इतना भरोसा है कि शिकायत करने पर पानी साफ हो जाएगा? तो हवा ना साफ हो जाती, यमुना का प्रदूषण कम ना हो जाता, जो और बढ़ गया है। कैपिटल है इंडिया का, अगर यहां का पानी साफ हो जाएगा, हवा साफ हो जाएगी, यमुना साफ हो जाएगी, तो सारे भारत की उम्मीद बढ़ जाएगी कि हमारे यहां का भी साफ करो। क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए यमुना को और जहरीली होने के लिए छोड़ दिया गया। और जहरीली का क्या मतलब होता है? जहर तो जहर ही होता है। दिल्ली पुलिस ने हजारों पुलिस लगा दी, बहुत मेहनत की, 854 लोगों को गिरफ्तार किया, ऑपरेशन गैंग बस्ट चलाया, 9,000 सिपाही लगाए गए, 6 राज्यों से गिरफ्तारियां हुई ताकि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में कोई अड़चन ना आए। अलग अलग गैंग से कई गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद भी एक गैंग लगता है या एक गैंग के कई लोग शायद बच गए। पुलिस का अभियान खत्म ही हुआ था कि 3 घंटे के भीतर फायरिंग की 3 घटनाएं हो गईं। जांच होनी चाहिए कि गैंग ही पकड़े गए या गैंग पकड़ने के नाम पर असली गैंग छोड़ दिए गए। एक बात और, पिछले साल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था दिल्ली में 95 गैंग सक्रिय हैं, 95। घर से निकलते वक्त ध्यान रखा कीजिए, इन पर कुल 5,000 से अधिक मामले दर्ज हैं। दिल्ली में पानी और हवा ही चैलेंज नहीं है, गैंग और गोली भी चैलेंज है। यह भी गैंग ही है, पुलिस का गैंग। यह खबर गाजियाबाद की है। महिला दारोगा ने एनकाउंटर किया तो अखबार इसे लेडी सिंघम लिखने लगे, और अब ये घूस लेती हुई पकड़ी गई हैं। इनका एनकाउंटर तो असली ही होगा, इसकी जांच कर लेनी चाहिए। अगर जांच बिना घूस के हो सकती है तभी होनी चाहिए, वरना इस एपिसोड को भूल जाना चाहिए।
भुवनेश्वरी सिंह ने ज्यादा नहीं मांगा, 45,000 का घूस लेते हुए पकड़ ली गई। पता नहीं कौन इतना खाली था जो पुलिस को ही पकड़ने चला गया। ऐसा करने से तो रिश्वत का धंधा ही चौपट हो जाएगा। फिर लोग करेंगे क्या? नौकरी करना बंद कर देंगे। तो गैंग कौन है, किधर है, आप नहीं जान सकते। अब आपके स्क्रीन पर एक लोगो है, आ गया, बताइए किसने खोजा इसे? जैसे ही विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स के इस लोगो को लॉन्च किया, इंडिया के लोग लोगों के पीछे पड़ गए, खोज लाए कि ये तो सिकंदराबाद के एक अस्पताल का लोगो है, लोटस केयर अस्पताल से मैच कर गया है, तो इसमें प्रॉब्लम है क्यों? अगर लोगो पहले से मौजूद है तो मेहनत क्यों करनी है? अस्पताल भी तो भारत का है, तो उसका लोगो भारत के काम आ ही सकता है। बताइए, दिल्ली में करोड़ों लोग इसी हवा में आराम से रह रहे हैं, ट्रैफिक जाम में भी फंसे रह रहे हैं और फंसे जा रहे हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल प्लेयर ने मैच खेलने से मना कर दिया। अपने इंस्टाग्राम पर डेनमार्क के एंडरसन एंटेनेंस ने लिखा है, मुझे लगता है दिल्ली के गंभीर प्रदूषण के चलते यह जगह बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए सही नहीं है। डेनमार्क के खिलाड़ी मिया ब्लैकफेल्ट ने कहा है, फर्श गंदे हैं, कोर्ट पर बहुत मिट्टी है, अरीना में पंछी उड़ रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं। दिल्ली में इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में भाग लेने आई हैं। हाँ तो क्या हो गया? यह सब तो हम लोग रोज देख रहे हैं, हम तो कहीं नहीं जाते। मुझे लगता है कि यही सब देखकर इस बार हिमालय की चोटियों पर बर्फ नहीं आई। हिमालय का भी खून खौल जाता होगा कि यह सब क्या हो रहा है। हम आपको सैड नहीं कर सकते, हमें पता है आप किसी और रास्ते पर निकल चुके हैं। आप जाइए, आपको कोई रोक नहीं सकता। जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हैं, लौटने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। 5 दिनों से नंदा देवी बायोस्फीयर में आग लगी है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के छात्रों को बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ हाई रिस्क वीजा कैटेगरी में डाल दिया है, क्योंकि भारत के छात्र नकली फर्जी सर्टिफिकेट लेकर पहुंच जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं, नौकरियां करने लग जा रहे हैं। भारत एक ठग प्रधान देश है और रहेगा। भारत में जो असली यूनिवर्सिटी हैं उनकी भी पढ़ाई अब नकली की तरह होने लगी है। कोर्स पर कोर्स लाद दिए गए। अतः यानी हेंस ऑस्ट्रेलिया के एडमिशन नहीं देने से यहां फर्जी सर्टिफिकेट का धंधा बंद नहीं होगा, ना प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट पर इतनी जल्दी कोर्ट का फैसला आएगा। जिस देश को यही पता नहीं कि प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है, उस देश में कोई लोड नहीं लेगा। ध्यान से सुन ले ऑस्ट्रेलिया, कि उसके छात्रों को अब वह अपने यहां फर्जी सर्टिफिकेट के कारण एडमिशन नहीं देगा। नहीं मिलेगा तो प्रिंस और नवीन, हबीब और हबीबुल्ला बनकर किसी और घाट पर घूमेंगे और उन्हें देखकर लोगों के पसीने छूटते रहेंगे। इस भारत का निर्माण एक दिन में नहीं हुआ, इसके लिए 12 साल लगे हैं। अभी थकना नहीं है। भारत की जवानी चोरी के सर्टिफिकेट पर ही नहीं इतराती, असली परीक्षा भी चोरी से पास कर लेती है। यह कमाल भारत तब करता है जब 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के ऊपर 64 करोड़ रुपया खर्च कर देता है। जिन्होंने कौन सी परीक्षा पास की तो डिग्री सही है या नहीं यही पता नहीं, और वो परीक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और उसके ऊपर 64 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। भारत में अमेरिका के पूर्व राजदूत ने कहा कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे रहेंगे, क्योंकि भारत के अफसरों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, उन्हें अमेरिका की पढ़ाई पर बहुत भरोसा है। आप अपना देख लीजिए, जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसका क्या हाल है, वहां कितने अफसरों और मंत्रियों के बच्चे पढ़ रहे हैं। आप कहते हैं भारत में कुछ हो नहीं रहा, आप चाहते हैं हम आपका दिल बहलाते रहें। ऐसे कैसे हो सकता है? दिल्ली की रात सर्द होती जा रही है। चाय पीने वाले देश में कॉफी की तलब बढ़ने लगी है। स्वाद बदल देने से देश नहीं बदल जाता। बात यहां उस खाद की है जो देश की जड़ों में डाला गया है, उसी की फसल है और उसी की खबर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।